ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तति-अधिक-द्विशततमी कक्षा। अच्छा जी, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है कि हम परस्पर आपस में सवर्ण वर्णों की एक तालिका देखेंगे कि कौन से वर्ण किसके साथ सवर्ण हैं। ठीक है, तो कौन से वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं, इस प्रश्न को हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने सूत्र पिछले दिनों देखा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और वो कहता है कि आस्य प्रयत्न, आस्य माने स्थान, तालु आदि स्थान में तो जो प्रयत्न है जिनका समान है, ऐसे वर्ण जो हैं वो परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। तो सवर्ण, तो काशिका कहती है चत्वारः आभ्यंतराः प्रयत्नाः। ठीक है, तो चार आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो सवर्ण संज्ञायाम आश्रीयन्ते, तो वो सवर्ण संज्ञा में आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो और लघु सिद्धांत कौमुदी 5 आभ्यंतर प्रयत्न मानती हैं, काशिका 4 मानते हैं। तो इनको हम देखते हैं। सो पहले 18 अवर्ण। ठीक है, कैसे? जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और फिर है हमारे 2 अनुनासिक और निरनुनासिक, और उसके बाद है ये 3 जो स्वर हैं। ठीक है, तो अनुदात्त, उदात्त और स्वरित। इस प्रकार ये 18 अवर्ण जो हो जाते हैं, इन सब का स्थान कंठ है और इनका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। और जो अकार है प्रयोग में वो संवृत प्रयत्न का है, और वो प्रक्रिया दशा में उसको विवृत प्रयत्न माना जाता है। और आपको ये सदा याद रखना है कि संवृत विवृत क्या होता है। ठीक है, ये मुख जो है इसमें विवृत माने जब ऐसा बोल के देखिए, जिह्वा नीचे लेटी रहती है, इसको विवृत बोलते हैं। और संवृत माने जिह्वा ऊपर चली जाती है, मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइंस हैं, ये याद कर लेनी है। विवृत माने नीचे, संवृत माने ऊपर। ठीक है, और ये ईशित विवृत उससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, और ये कंठ, तालु आदि स्थान जो है ऐसे ही याद कर लेते हैं हम कि अ जो है कंठ स्थान है, और उत्तर दे देते हैं, लेकिन देखते नहीं हैं। इसलिए ये जो मानचित्र है इसके अनुसार आप यहाँ देखिए कि यहाँ कंठ है और कैसे यहाँ पर विवृत प्रयत्न है, जिह्वा कैसे स्पर्श नहीं कर रही है। ठीक है, तो कंठ ये है, इधर मूर्धा है, तालु है, और दंत के आगे दंत मूल है, फिर ओष्ठ है। ये सब हमारे को स्पष्ट होने चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार ई वर्ण जो है ये भी 18 हैं, और इसका स्थान तालु है। आप बोलिए ई ई, देखिए कि कैसे इसका ई बोलते समय जो जिह्वा है वो नीचे रहती है, अ कितना ऊपर है, ई नीचे है। ठीक है, और तालु स्थान में कोई स्पर्श नहीं हो रहा। ठीक है, ये विवृत प्रयत्न है। दूरत्वे विवृत, दूर रहने में विवृत होता है। 18 उ, इनका स्थान है ओष्ठ अधर, नीचे वाला जो ओष्ठ है वो इसका स्थान है। आप उ बोलिए, उ उ। ठीक है, तो नीचे वाला जो ओष्ठ है वो वहाँ पर जो हमारा वो ऊपर जाके स्पर्श करता है, थोड़ा पास रह जाता है। और ये थोड़ी गलती हो गई, देखिए अधर ओष्ठ तो करण है, ऊपर का जो होंठ है वहाँ पर अधर ओष्ठ जो है वो स्पर्श करता है, स्पर्श नहीं करता, विवृत रहता है। तो जो जिह्वा, बाकी में जिह्वा जो काम करती है वही काम अधर ओष्ठ कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, ऐसा अगर याद किया हो तो गलती पकड़ी नहीं जाएगी,
लेकिन स्वयं जब व्यक्ति उच्चारण करके देखता है तो वो देख लेता है कि अरे हाँ, नीचे का होंठ ऊपर के होंठ के दोनों मिलके ये वाणी निकाल रहे हैं। इसी प्रकार 18 री वर्ण र, ठीक है, मूर्धा इसका स्थान है, प्रयत्न विवृत है। 12 ल वर्ण, क्योंकि इसमें दीर्घा जो है वो रिवर्णस्य ना संति, तो उसके दीर्घ नहीं होते हैं, तो ये दंत मूल इसका ल, इसको दंताहा भी कहते हैं, तो इसको री आपने नहीं कहना है, याद रहे ये ल है, ल। फिर संधि अक्षराणाम ह्रस्वाहा न संति तानि अपि 12 प्रभेदाः, तो वो भी ए ऐ। तो कंठ और तालु, आप देखिए कैसे जिह्वा कंठ और तालु दोनों में अपना अपना उसके नीचे जाती है। फिर ओ औ कंठोष्ठम, ठीक है, ये दोनों जो समास है ये समाहार द्वंद्व हैं। फिर अंतस्थाः द्विप्रभेदाः रेफ वर्जिताः, तो य व लाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाः च, तो अंतस्थ जो है उनके दो भेद होते हैं रेप को छोड़ के, और सारे य व और ल ये अनुनासिक और निरनुनासिक होते हैं। तो य न्य, तो इसका स्थान तालु है, और अनुनासिक जो है ये साथ में इसका नासिका भी होगा, तो ये ईषद स्पृष्ट है। आप देख लीजिए स्पृष्ट से थोड़ा कम को उच्चारण करके, ठीक है। फिर व दंताहा और साथ में दंत किसके साथ नासिका भी, तो ईषद स्पृष्ट। ल दंत मूल दंताहा नासिका भी। फिर रेफ जो है, तो रेफ ऊष्माणाम सवर्णाहा न संति, रेफ और जो ये ऊष्म है, ठीक है, इन सबके सवर्ण होते ही नहीं, ये अकेले ही होते हैं। तो रेप का स्थान मूर्धा है, ईषद स्पृष्ट इसका प्रयत्न है। और तो काशिकाकार श श स इनका विवृत प्रयत्न मांगते हैं, और लघु कौमुदी इसको ईषद विवृत मानते हैं। पर कोई भी हो, विवृत माने नीचे लेटा हुआ और ईषद माने नीचे से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो इसका आप उच्चारण ठीक करना बहुत आवश्यक है, अधिकतर ये हमें तंग करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये का है वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, अर्थात जो वर्ण वर्ग में होते हैं, कवर्ग चवर्ग इत्यादि, वो अपने वर्ग के वर्णों से सवर्ण कहलाए जाते हैं। देखिए ये कु कवर्ग है, तो क ख ग घ इनका स्थान कंठ है, और ङ का कंठ नासिकम, लेकिन फिर भी ये पांचों के पांचों सवर्ण कहलाएंगे। इन सब का स्थान और प्रयत्न एक ही माना जाएगा। इसी प्रकार चू च छ ज झ तालु ञ तालु नासिकम, प्रयत्न स्पृष्ट, ठीक है। टू ट ठ ड ढ ण ञ जो है नासिका उसका स्थान है, और प्रयत्न जो है स्पृष्ट। त थ द ध न दंताः और दंत नासिकाः, दंत मूल भी कह सकते हैं, नासिकम। पू प फ ब भ म उत्तर ओष्ठ, ऊपर का जो ओष्ठ है वो इसका स्थान है, और उत्तर ओष्ठ नासिकम म के लिए। फिर इसके बाद हमारे जो अयोगवाह हैं विसर्ग, वो कंठ है, और उसको बोलते समय अस्पृष्ट स्थितम, कोई स्पर्श नहीं होता, कह ऐसा, तो इसलिए इनका भी कोई सवर्ण नहीं है। जिह्वा मूलम और उपदमानीय, ठीक है, स्थान कंठ है, इसका उत्तरोष्ठ है, लेकिन सब में अस्पृष्ट स्थितम, ठीक है। अब जल्दी से ये देख लेते हैं, एक वार्तिक भी है, ऋकार और ऋकार योः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, इन दोनों का स्थान एक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मूर्धा है और ये दंत है, लेकिन फिर भी इनका सवर्ण तम कहा जाता है। उभयोः रिवर्णस्य रिवर्णस्य, दोनों इन दोनों वर्णों का जो अंतरतमः सवर्ण है वो, तो वो दीर्घ नास्ति, लिवर्ण का दीर्घ है ही नहीं, इसलिए ऋकार एव दीर्घा भवति। तो होत्र प्लस लिकार जब होगा तो आप होत्र ये कारहा बनाएंगे अकस सवर्णे दीर्घा सूत्र लगाने के समय। इति सर्वम शिवम प्रणाम।